बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा जब लेक्चर जो डिलीवर करने जा रहा हूँ वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है ET213 डीसी मशीन के हवाले से। और जो आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 2.8 है, पावर स्टेजेस, लॉसेस एंड एफिशिएंसी एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये तीन चीज़ें जो हैं आज आपको बस आज डिस्कस करनी है। तो पहले हम बात करते हैं पावर स्टेजेस की। तो पावर स्टेजेस क्या होते हैं कि जिस वक्त आप किसी डीसी जनरेटर को मैकेनिकल पावर देते हैं और उससे इलेक्ट्रिकल पावर हासिल करते हैं, तो इस दौरान कुछ मराहल के ऊपर पावर लॉसेज होते हैं और उनकी जो पावर जो है वो मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद हमको आउटपुट पावर मिलती है। तो याद रखिएगा ये हमारे पे इनपुट पावर जो है वो ज़्यादा होती है और आउटपुट लॉसेज की वजह से आउटपुट पावर हमें कम मिलती है। तो जितनी हम उस जनरेटर को इनपुट देते हैं उतनी हमें आउटपुट नहीं मिलती, आउटपुट हमें कम मिलती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि इस दौरान इनपुट और आउटपुट इन दोनों चीज़ों के दरमियान किसी न किसी जगह पे कुछ ना कुछ लॉसेज हो रहे होते हैं और पावर जो है वो ख़त्म हो रही होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पावर स्टेजेस। तो हम इसको डिस्कस करने के लिए आपको एक यहाँ पे डायग्राम बना के देता हूँ। तो ये याद रखिएगा, ये हमारे पास डायग्राम है। जस्ट लाइक दिस। अब ये हमारे पास ये पहला ब्लॉक, ये फर्स्ट ब्लॉक है। यहाँ पे क्या करते हैं कि इनपुट देते हैं। तो किसी जनरेटर को जो इनपुट दी जाती है वो मैकेनिकल पावर होती है। तो यहाँ पे आ जाएगी इनपुट पावर, ये मैकेनिकल इनपुट पावर, मैकेनिकल इनपुट पावर ये इन HP होती है। अगर आप इसको 746 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इन वाट आ जाती है। तो ये याद रखिएगा, जब आप इसको मैकेनिकल पावर देते हैं तो बेसिकली जनरेटर क्या चीज़ है, इट इज़ अ मशीन विच कन्वर्ट द मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में तब्दील करती है। तो लिहाजा जब आप इसको मैकेनिकल पावर देते हैं तो मैकेनिकल पावर तो उसकी यूनिट HP होती है, हॉर्स पावर होती है। अब उसको वाट बनाने के लिए क्या करते हैं, 746 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इसकी इनपुट पावर इन वाट में आ जाती है। तो अब बेटा देखें, जिस वक्त आप इसको मैकेनिकल पावर देते हैं तो इसकी टरबाइन जो है वो रोटेट करना शुरू कर देती है। उस रोटेशन की सूरत में क्या होता है, आयरन और फ्रिक्शन होती है, रगड़ पैदा होती है। बेरिंग्स के अंदर भी रगड़ हो सकती है और एयर के साथ ही फ्रिक्शन होती है। तो लिहाजा यहाँ पे आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज जो है वो इस जगह पे आ जाते हैं, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज। जो ही जब आप टरबाइन को मैकेनिकल पावर देकर रोटेट करते हैं तो रोटेशन की सूरत में क्या होता है कि आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इनपुट में से आयरन और फ्रिक्शन लॉसेज लेस कर दें तो यहां पे हमारे पास पावर डेवलप हो जाती है, पावर डेवलप इन आर्मेचर, इन आर्मेचर। तो ये किसके बराबर होती है, EGIA के बराबर होता है, EGIA, ये पावर डेवलप इन आर्मेचर हो जाएगी। तो आप देखेंगे जिस वक्त आर्मेचर में पावर डेवलप हो रही है तो वहां पे करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। अब चूंकि आर्मेचर वाइंडिंग किसकी दी हुई है, कॉपर वाइंडिंग की हुई है, तो लिहाजा यहाँ पे कॉपर लॉसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो जब इस पावर डेवलप में से ये कॉपर लॉसेज लेस कर दें तो हमें यहाँ पे आउटपुट पावर मिल जाती है इन वाट। अगर आप इनको स्टेज बनाते हैं, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, दिस इज योर C। तो लिहाजा बेटा यहाँ पे देखें कि A में इनपुट पावर आ गई इन मैकेनिकल, जिसको 746 से आपने मल्टीप्लाई किया तो वाट बन गए। अब इसकी वजह से यहाँ पे आयरन और फ्रिक्शन लॉसेज आने शुरू हो गए। अगर इसमें से आयरन और फ्रिक्शन लॉसेज लेस कर देंगे तो पावर डेवलप इन आर्मेचर आ जाएगी, ये इसका दूसरा स्टेज आ जाएगा। तो इसके अंदर पावर डेवलप हुई है, तो इस पावर डेवलप में से अगर कॉपर लॉसेज लेस कर दिए जाएं तो हमारे पास आउटपुट पावर मिल जाती है। तो ये इसके तीन स्टेजेस आ गए, A, B एंड C। तो अब यहाँ पे इन स्टेजेस को सामने रखते हुए हमारे पास जो जनरेटर के अंदर अब बात आती है, लॉसेज भी आपने डिस्कस कर लिया, इसका आयरन फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं और कॉपर लॉसेज आते हैं। अगली चीज आती है कि एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी इसमें तीन किस्म की होती है। तो एक हम बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी,
एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, और बेटा एक को बोलते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी या कमर्शियल एफिशिएंसी। कमर्शियल और ओवरऑल एफिशिएंसी। अब देखना यह है कि मैकेनिकल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो इन्हीं पावर स्टेजेस को सामने रखते हुए तो ये मैकेनिकल एफिशिएंसी का सिंबल है, साथ स्मॉल m डाल देना है। तो ये एफिशिएंसी का सिंबल डाल के नीचे m डालेंगे तो ये बनेगी मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो ये बराबर होती है B/A मल्टीप्लाई बाय 100, मीन पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। तो यूं हम लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एफिशिएंसी ये बराबर होगी पावर डेवलप या EBIA डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमेशा एफिशिएंसी परसेंटेज में होती है। तो ये बेटा हमारे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी का फार्मूला हासिल हो जाएगा। अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी का ये सिंबल डालें, साथ डाल दें E। तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी किसके बराबर होता है C/B मल्टीप्लाई बाय 100। तो दूसरे लफ्ज में कह सकते हैं कि आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर। तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय EB ने EG है, जनरेटेड वोल्टेज है, EGIA मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बन जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। तो अगर आपने तीसरी ओवरऑल एफिशिएंसी या कमर्शियल एफिशिएंसी देखनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, कमर्शियल एफिशिएंसी का C डाल दें नीचे या ओवरऑल डाल दें। तो कमर्शियल एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट। तो C/A मल्टीप्लाई बाय 100 ये ओवरऑल हो जाएगी। तो C/C हमारे पास क्या, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बेटा हमारे पास आएगी कमर्शियल एफिशिएंसी। तो ये फार्मूले जो है आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इन फार्मूलों को भी हमने यूज करना है। तो बेटा आप इन फार्मूलों को और ये पावर स्टेजेस हैं ये लाजमी आप ध्यान में रखें। तो इसमें जो पावर्स आती हैं वो भी आपको बता दी गई हैं कि इनपुट पावर होती है, पावर डेवलपमेंट आर्मेचर आती है और आउटपुट पावर आती है। तो इस चीज को आपने ज़हन नशीन करना है। और बाज़ औक़ात पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कहता है कि ड्रॉ द पावर स्टेजेस ऑफ द डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर की जो पावर स्टेजेस है आपने ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना होता है। नेक्स्ट है बेटा कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि एक जनरेटर जो है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम किस वक्त होती है। तो आपने वो कंडीशन जो है वो फाइंड करनी है। तो याद रखिएगा द डीसी जनरेटर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन इट्स कांस्टेंट लॉसेस आर इक्वल टू वेरिएबल लॉसेस। तो कहता है कि एक जनरेटर जो है डीसी जनरेटर है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी उस वक्त होती है जिस वक्त उसके अंदर पाए जाने वाले कांस्टेंट लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये जनरेटर जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे है। तो अब इस चीज़ को एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। तो देखें कि हमारे पास आउटपुट ऑफ जनरेटर होती है VI के बराबर, इनपुट ऑफ जनरेटर क्या होता है कि आउटपुट, अभी जो पीछे हमने लॉसेस पढ़े हैं उसकी जो पावर स्टेजेस पढ़े हैं उसमें देखें कि आउटपुट में तमाम लॉसेस ऐड कर दे तो हमारे पास इनपुट आ जाती है। तो आउटपुट ऑफ जनरेटर प्लस लॉसेस, आउटपुट किसके बराबर आ रही है, VI के, लिहाजा इनपुट ऑफ जनरेटर किस बराबर जाएगी, VI प्लस IA का स्क्वायर RA प्लस WC। यानी कि लॉसेस हमारे पास दो किस्म के आते हैं, एक कांस्टेंट लॉसेस और एक वेरिएबल लॉसेस। तो हमारे पास जो वेरिएबल लॉसेस होते हैं वो IA का स्क्वायर RA होते हैं और कांस्टेंट लॉसेस जो है वो आयरन फ्रिक्शन लॉसेस जो है वो कांस्टेंट लॉसेस में चले जाते हैं। तो अब इसमें देखेंगे IA किसके बराबर होता है, I प्लस ISH। जैसे अगर हमारे पास ये एक जनरेटर है, इसका आर्मेचर है और ये लोड की तरफ चला गया और ये शॉर्ट करंट के आ गया, यहाँ पे ये IA फ्लो कर रही है बेटा। IA जो है इस लोड में जाती है, IA में से ये IL इस लोड में चली जाएगी टोटल करंट और इधर आ जाएगी ISH। तो लिहाजा इस पॉइंट के ऊपर ये IA दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। तो दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं कि IA बराबर I प्लस ISH। अब यहाँ पे जो ISH होती है ये इंतहाई कम होती है। तो एज शंट करंट इज वेरी लो देयरफॉर इट इज नेग्लिजिबल। तो कहता है कि इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि ये शंट करंट जो है वो बहुत कम होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं।
तो अगर इसको आप नेगलेक्ट करेंगे तो आई ए बराबर आई के आ जाएगा, तो लिहाजा आई ए की जगह हम आई इनपुट कर आई लिख रहे हैं। तो इनपुट ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू वी आई प्लस आई का स्क्वायर आर ए प्लस डब्ल्यू सी। अब एफिशिएंसी कैसे है? एफिशिएंसी आपको पता ही है कि आउटपुट और इनपुट होती है। आउटपुट हमारे पास वी आई, इनपुट वी आई प्लस आई का स्क्वायर आर ए प्लस डब्ल्यू सी। अगर हम इस वी आई ऊपर वाले डिनोमिनेटर को नीचे लाते हैं तो नीचे जाके जो उल्ट जाएगा बेटा, तो इसको लिखेंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी आई प्लस आई का स्क्वायर आर ए प्लस डब्ल्यू सी अपॉन वी आई। अब ये वी आई इन हर एक के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा एफिशिएंसी इज इक्वल 1 अपॉन वी आई अपॉन दिस वी आई का स्क्वायर आर ए अपॉन वी आई एंड डब्ल्यू सी अपॉन वी आई। तो यहाँ से ये आई से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वी आई कट के 1 बना देगा। तो एफिशिएंसी किसके बराबर आ जाती है? 1 अपॉन 1 प्लस आई आर ए अपॉन वी प्लस वी सी अपॉन वी आई डब्ल्यू सी अपॉन वी आई। अब कहते हैं कि एक जनरेटर की एफिशिएंसी उस वक्त होगी जब अगर इसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आप अगर इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है तो इसकी डिनोमिनेटर को 0 के करीब होना चाहिए। तो लिहाजा क्या होता है कि इसका डेरिवेटिव जो है नीचे वाले का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर 0 पुट कर देते हैं तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो लिहाजा डी अपॉन डी आई ऑफ नीचे यानी कि डिनोमिनेटर का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आई, तो डी अपॉन डी आई ऑफ 1 प्लस आई आर ए अपॉन वी प्लस डब्ल्यू सी अपॉन वी आई इज इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन रूल हर एक के साथ अलग अलग डेरिवेटिव लग जाएगा। तो इस 1 के साथ डेरिवेटिव लगेगा, यहाँ पे i के अलावा जो कुछ बचता है वो उसका कोएफिशिएंट बन जाता है, तो कोएफिशिएंट बाहर निकालेंगे तो r अपॉन v इंटू डी अपॉन डी आई ऑफ y प्लस यहाँ से i को अपनी जगह पे रहने देंगे और इसके अलावा जो बचता है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो डब्ल्यू सी अपॉन वी बाहर आ जाएगा और ये i ऊपर जाके -1 बना देगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। लिहाजा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। यहाँ पे i का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू i 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे तो ये पावर पहले आ जाएगी, आगे बेस उसकी पावर में 1 माइनस किया, आगे बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 आ गया, r a को 1 से मल्टीप्लाई तो r a अपॉन v आ जाएगा बेटा। अब ये माइनस अपनी जगह पर आ, तो ये प्लस डब्ल्यू सी अपॉन वी इंटू -1 ऑफ आई की पावर -2 हो जाएगी और आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई 1 कहलाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे बेटा, तो आर ए अपॉन वी माइनस डब्ल्यू सी अपॉन वी इंटू आई पावर -2 इज इक्वल टू 0। अब ये आई की पावर -2 को जब नीचे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, तो देन वी से आर ए अपॉन वी माइनस डब्ल्यू सी अपॉन वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये सारी रकम जब दूसरी साइड पे जाएगी तो इधर माइनस हो रही है, दूसरी साइड प्लस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आर ए अपॉन वी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी अपॉन वी आई का स्क्वायर। अब ये वी आई का स्क्वायर इस साइड पे लाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो वी आई का स्क्वायर इनटू आर ए अपॉन वी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी। अब वी इस वी से कट जाएगा तो बाकी बचेगा आई स्क्वायर आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू सी। अब ये आई स्क्वायर आर ए के हैं ये वेरिएबल लॉसेज हैं और डब्ल्यू सी इज द कांस्टेंट लॉसेज। तो लिहाजा यहाँ पे आपने देखा कि वेरिएबल लॉसेज और कांस्टेंट लॉसेज दोनों आपस में इक्वल हो जाए, तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर। तो बेटा ये आप आर्टिकल को अच्छी तरह ध्यान रखें करें। अक्सर पेपरों में लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ जाता है कि प्रूव दैट द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।